आज का हम लोगों का टॉपिक है सम्राट अकबर। सम्राट अकबर काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सभी स्टेट के पीसीएस अकबर सब जगह पूछे जाएंगे। और मेंस में भी पूछे जाते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे वो पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अकबर एक ऐसे शासक रहे हैं जिनके नाम के आगे महान लिखा जाता है, और दो ही शासक ऐसे रहे हैं जिन्हें द ग्रेट लिखा जाता है। एंशियंट पीरियड में कोई बता सकता है एंशियंट पीरियड में कौन सा ऐसा राजा था जिसको महान कहा जाता था? एंशियंट पीरियड में कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसे महान कहा जाता था? जल्दी से नाम बताइए। या मेरी क्लास में मुंह बंद करके नहीं बैठने होता है, बोलना होता है जब हम कहेंगे तो। बताओ भाई। प्राचीन काल में कौन सा वो शासक था जिसे महान कहा जाता था? रूलर। बोलो अंजलि। नहीं पता? प्राचीन काल में मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का बेटा, यानी ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक को महान कहा जाता था। बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, उन्होंने इतने अच्छे रूल किया था, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया था, धर्म का भी प्रचार किया था, और काफी सेकुलर थे। उनकी नीतियां आज भी भारतीय प्रशासन में भी देखने को मिलती हैं। ऐसे ही अकबर भी महान थे। मेडिवल पीरियड में कोई अगर महान शासक कहलाता है तो सम्राट अकबर। अब इतिहासकारों ने इन्हें महान बना दिया। इन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों को पनाह दिया था, तो साहित्यकारों को पनाह दोगे तो साहित्यकार तुम्हारे बारे में छापेंगे जरूर। इसीलिए सम्राट अकबर साहित्यकारों पर बल देते थे। तो नवरत्नाज थे इनके, तो इनके नवरत्नों ने भी खूब लिखा और खूब इनके बारे में लिखा, इस वजह से ही महान हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि अकबर महान अकेले ही महान थे, लेकिन बहुत सारे लोग महान थे जिन्होंने, जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनके ऊपर पैसा नहीं खर्चा किया, साहित्यकारों पर पैसा नहीं खर्चा किया, सोशल मीडिया पर अपने रील्स नहीं डाले, है ना? तो इस वजह से पता ही नहीं चल पाया दुनिया को कि वो महान है कि नहीं, इतिहास के पन्नों में दब के रह गए। जो भाई फेमस किताबों में लिखवा देगा अपने बारे में, तो वो बाद में पढ़ा जाएगा तो लोग कहेंगे कि हाँ ये महान है। तो अकबर महान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इनकी, पहले तो इनके आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर गद्दी पर कैसे बैठे, और फिर अकबर के युद्ध, गद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो वो चैलेंजेस क्या थे, इन्हें किससे किससे लड़ना पड़ा था, और राज्य का विस्तार इन्होंने कैसे किया। तो ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का, जो कल पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ अकबर, अकबर की प्रशासनिक नीतियां। और तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर के नवरत्न कौन थे, मिसलेनियस चीजें, अकबर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन थे वो क्या था, कला एवं संस्कृति में अकबर का क्या योगदान था, इन्होंने क्या क्या बनवाया था। हम्म इंडिया का पहला प्लान सिटी, नियोजित नगर, इन्होंने बताया था। कोई बता सकता है उसका नाम? इंडिया का जो पहला नियोजित नगर था जो अकबर ने जिसको बसाया था, फतेह, फतेहपुर सीकरी। हाँ फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर अकबर इस्तेमाल करता था, पढ़ेंगे। और इनके नवरत्ना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर के नवरत्न से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके एक एक नवरत्न अपने में ही एक लेक्चर है। तानसेन अपने में एक लेक्चर है, बीरबल अपने में एक लेक्चर है, तो राजा टोडरमल अपने में एक लेक्चर है। तो हम आपको समेकित रूप से इनके नवरत्न को पढ़ाएंगे तीसरी क्लास में।
हम ये पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहली क्लास का चीर फाड़ ऑपरेशन करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, कोई बच्चा है जो थोड़ा सा बता दे हुमायूं के अंत के बारे में, जो लास्ट क्लास हुई थी। क्यों अंजलि, तुम ही बताती हो, तुम ही बता दो, बढ़िया। पलक का तो इंटरनेट ही खराब था। बताओ अंजलि, थोड़ा सा बता दो। पिछली क्लास तुम ही से स्टार्ट करेंगे, आगे क्लास कहानी आज की। अंजलि बताओ। नहीं याद क्या? भुला गई? अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरी वंश का शासन चल रहा था, और सूरी वंश के शासन का अंत किया था। दोबारा से आ गए थे मुगल एम्परर हुमायूं। उन्होंने अंत करके सूरी वंश का फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दिया था। जब वो दोबारा से मुगल वंश की स्थापना कर चुके थे, तो उन्होंने पुरानी दिल्ली में एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और उस पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ते हुए लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे, पैर डगमगाया, गिरे, सर पे खंभा लग गया, चोटिल हुए। बड़ा बचाने की कोशिश किया लोगों ने, लेकिन नहीं बचे, मर गए। और इस तरह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो अगला राजा बनना था हुमायूं के बेटे, 14 वर्ष के थे अकबर, उनको बनना था राजा। मतलब कोई ज्यादा उम्र नहीं थी अकबर की, किशोर थे कह लो। और किशोर को देख करके बाकी लोग भी सोचेंगे ये क्या ही शासन करेगा, चलो मौका है, मुगल वंश का खात्मा ही कर देते हैं, अकबर को मार देते हैं और गद्दी कब्जे में कर लेते हैं। तो यही अवसर देख करके जो इस्लाम शाह सूरी थे, शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी, उनका प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, मतलब अकबर के गद्दी पर बैठने के समय की प्रॉब्लम्स है ये। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने देखा, हेमचंद्र विक्रमादित्य ने 22 लड़ाइयां लड़ा था, एक बहुत वीर योद्धा थे। और इन्होंने हिंदू शासन भारत में स्थापित करने का प्रयास किया था, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं कि इन्होंने हिंदू शासन की, अब मैं भारत में हिंदू शासन स्थापित कर दूंगा, मौका बहुत अच्छा है। मुगलों का जो लड़का है बहुत छोटा सा है, अकबर को तो कभी भी पीट देंगे और गद्दी पर कब्जा कर लेंगे, बैठे बैठाए पूरा राज्य हमको मिल जाएगा और हिंदू शासन हम चलाएंगे देश में। शेर शाह सूरी के लिए इन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ा था। सॉरी, आदिल शाह सूरी के समय भी ये थे, मतलब शेर शाह सूरी के भी समय थे ये। शेर शाह सूरी की लड़ाइयों में ये सेनापति रहे थे। और इस्लाम शाह सूरी जब गद्दी पर बैठे तो उनके समय भी ये सेनापति थे, काफी अच्छे लड़ाका थे। तो इन्होंने जब मौका देखा कि अकबर तो बड़ा कमजोर है, हम गद्दी कब्जे में कर लेंगे, तो हेमू सॉरी हुमायूं के तुरंत मरने के तुरंत बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया तुगलकाबाद, दिल्ली में। दिल्ली के तुगलकाबाद के किले पर हेमचंद्र विक्रमादित्य ने आक्रमण कर दिया 1556 में। नोट्स में सारी बात लिखी हुई है। और इन्होंने कौन सा किले को जीत लिया, इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो कौन से किले को जीत लिया। तुगलकाबाद के किले को जीत लिया। तुगलकाबाद की लड़ाई में तुगलकाबाद के किले का जो संरक्षण कर रहे थे मुगल गवर्नर, उनका नाम था तर्दी बेग खान। तो इन्होंने तर्दी बेग खान के ऊपर 6 अक्टूबर 1556 को आक्रमण कर दिया।
बहुत भीषण युद्ध हुआ जिसमें तरदी बेग की सेनाएं तितर बितर हो गईं। मुगलों की हार हुई और किले पर, तुगलकाबाद के किले पर हेमू का कब्जा हो गया। इस प्रकार से हेमू ने अपनी जीत दावे, मतलब दिल्ली इनके कब्जे में आ गई। इससे इनका मनोबल भी काफी बढ़ा और अब धीरे धीरे ये पूरा, कि आगरा भी कब्जे में कर लूंगा, और ग्वालियर भी कब्जे में कर लूंगा, पंजाब भी कब्जे में कर लूंगा। इस तरह से इन्होंने अपना एक प्लानिंग बनाया कि धीरे धीरे मैं सब कब्जे में कर लूंगा। लेकिन अकबर गद्दी पर तो बैठे थे, लेकिन गद्दी पर बैठा करके उनका संरक्षण करने का काम एक बहुत काबिल सेनापति कर रहा था, जो हुमायूं का भी काबिल सेनापति था और युद्ध प्रिय था। काफी बुजुर्ग हो गया था लड़ते लड़ते, और वो इतना युद्ध प्रिय था कि अगर वो दिन भर में एक आध लाश ना बिछा दे तो खाना उसको पचता नहीं था। बड़ा बेरहम था और उसका नाम भी था बेरहम, यानी बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। खूंखार एवं बहुत काबिल सेनापति बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक कह लो कि अगर बैरम खान नहीं होता तो अकबर गद्दी पर बैठ ही नहीं पाते। हेमू ही इन्हें कुचल करके समाप्त कर चुका होता। तो बैरम खान के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस लड़ाई का नाम है जो हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद हेमू ने अपना नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य की उपाधि इसने तुगलकाबाद के किले को जब जीत लिया था, अपना झंडा वंडा वहां लगा दिया था, 6 अक्टूबर को इसने युद्ध जीतने के बाद ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और हिंदू राज घोषित कर दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और ये भी क्वेश्चन एसएससी के भी छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे बैरम खान, और हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन एक मुगलिया तीर आकर के इनकी आंख में लग जाता है, जिससे कि हेमू हाथी से गिर जाते हैं, काफी चोटिल हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इस तरह से इस युद्ध में विजय होती है फाइनली अकबर की, है ना। और हेमू का जो हिंदू राज स्थापित करने का सपना था वो समाप्त हो जाता है। और इस तरह से अकबर के साम्राज्य पर जो खतरा आया हुआ था वो टल जाता है। अब निर्विरोध अकबर गद्दी पर बैठते हैं और अपना शासन प्रशासन करते हैं, मतलब गद्दी पर बैठ ही चुके थे। और अब उन टेंशन मुक्त होकर के कि कोई हेमू टाइप का आएगा, शासन अपना स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग अकबर पर, मुगल सम्राट अकबर। ये वही अकबर की कहानी जहां शुरू होती वहां पर थोड़ा सा बात फिर से आपको देखने को मिल जाएगी कि किस चुनौती को उनको सामना करना था। हेम रूपी चुनौती का इनको सामना करना पड़ा था। अकबर कौन थे? अकबर हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं जो मुगल सम्राट थे, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था उनके ऊपर, तो वो भाग गए थे सिंध के मरुस्थलों में। और उनकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो राजा राम प्रसाद जो अमरकोट के राजा थे, वहां पर हमीदा बानो को शरण मिली थी। अमरकोट, अमरकोट के राजा थे, इनको इनको शरण दिए थे हमीदा बानो बेगम का। तो उन्हीं के दरबार में 1542 में अकबर का जन्म हुआ था।
यानी कि इनको रॉयल फैमिली में, मतलब एक हिंदू राजघराने में इनका पालन पोषण हुआ था। इस कारण से अकबर के अंदर भी जो राजपूत लोग थे, हिंदू लोग थे, उनके प्रति भेदभाव की भावना नहीं थी अन्य राजाओं की तरह। राजपूतों को भी इन्होंने ऊंचे पद दिए। राजा मान सिंह को इन्होंने एक सबसे बड़ा मनसब प्रदान किया था। राजा भरमाल को मनसब प्रदान किया था। बीरबल को मनसब प्रदान किया था। बीरबल इनके सबसे खासम खास थे, जो कि हिंदू थे। तो इस तरह से राजा टोडरमल भी हिंदू थे। तो इनके नवरत्नों में अधिकतर हिंदू थे। तानसेन भी शुरुआत में शुरुआती हिंदू ही थे। ठीक है, तन्ना मिश्रा उनका नाम था, ब्राह्मण थे, तन्ना मिश्रा। तो ये सेकुलर कहे जा सकते हैं, मतलब सेकुलर थे। और इनका जो आर्किटेक्चर था अकबर का, वो अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें सभी धर्मों की छटा देखने को मिलती थी। सभी धर्म का मिश्रण अकबर की वास्तुकला में देखने को मिलता था। यानी घर भी बनवा रहा है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध, जैन सब आर्किटेक्चर मिक्स देखने को मिल रहा। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर, 14 नहीं 13 वर्षीय अकबर को 1556 में हुमायूं के सैन्य जनरल और अकबर के रीजेंट, मतलब सेनापति बैरम खान द्वारा कालानौर, याद रखना, कालानौर के सिंहासन पर बैठाया गया। ये कालानौर भी पेपर में लग से पूछा गया है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, तो इसका राज्याभिषेक बैरम खान ने अपना खून में से काटा और इसे अकबर के मत्थे पे लगा करके मुकुट रखा था कि मैं अपना पूरा जान और अपनी पूरी शक्ति, सम्राट अकबर, तुमको निछावर करता हूं, और मुगलों की शान को बरकरार रखने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी तो दे दूंगा। इस तरह के बातें बोला था बैरम खान ने। बैरम खान वैसा ही था कि अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखा हो, तो उसमें एक था कड़प्पा, जो राज्य के लिए और बाहुबली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जान देने के लिए तैयार था, जान लेने के लिए तैयार था। बैरम खान समझ लो वही कड़प्पा है यहां पर, जो गद्दी पर बैठा रहा है इनको। अगर बैरम खान चाहता, तो जैसे बहुत सारे लोग पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेनापति ने गद्दी पर बैठ गया, गयासुद्दीन तुगलक ही चाहे क्यों ना हो, है ना, मौका देखे कि अंतिम सम्राट कमजोर है, मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। ये चाहता तो बैरम खान अपना वंश चला सकता था, अकबर की मुंडी काट देता, और सारी सेना बैरम खान की बात मानती थी। तो ये चाहता तो अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन बैरम खान इतना लॉयल था कि उसने ऐसा नहीं किया। मुगल वंश के चिराग को गद्दी पर बैठाया और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लिया। आगे देखते हैं। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो समूचे भारत में उसका राज्य क्षेत्र नहीं फैला हुआ था। केवल पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्से तक इसका शासन सीमित था। अभी बैरम खान बढ़वाएगा उनका राज्य क्षेत्र। आ गया। और इसमें इनके राज्य विस्तरण में बैरम खान ने अपनी उत्कृष्ट सैन्य कुशलता का प्रदर्शन किया था। अब देखते हैं इनके संघर्ष, प्रतियोगिताएं, यानी बैटल्स। यहां पर आप ये कर सकते हो, प्रतियोगिता ना कह के इसको आप कर सकते हो, है ना, अकबर के युद्ध संघर्ष।
कौन कौन से युद्ध अकबर को लड़ने पड़े थे गद्दी पर बैठने के बाद? आज हम लोग का टॉपिक भी यही है। तो इसके पहले एक युद्ध तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब हेमू पराजित हुए तो हेमू के अधीन जो भी क्षेत्र थे वो सब इनके कब्जे में आ गए। ग्वालियर में भी सूर शासक लोग रहते थे, उनको भी पराजित कर दिया गया था, उनको भी गद्दी छीन लिया था। ये सारे युद्ध लड़ रहा है बैरम खान। इसी दौरान जो इनकी एक सौतेली माँ थी, उनका नाम था महामंगा, अकबर की, सॉरी, हुमायूं की दूसरी पत्नी। और उन्होंने, उनके बेटे का नाम था आदम खान। तो महामंगा चाहती थी कि हुमायूं का भाई, वो भी हुमायूं की पत्नी है, और उनका बेटा जो आदम खान है वो भी राजा बन जाए। तो वो इसमें चाहती थी कि वो अकबर की पालक माता भी थी महामंगा। तो महामंगा ने अपने बेटे को कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया कि बेटा तुम बनोगे अगले। और इनका जो बेटा था आदम खान, उसने शुरुआत में विद्रोह कर दिया। और शुरुआत में विद्रोह कर दिया, अकबर ने उस विद्रोह को दबाया, उसको मतलब बैरम खान ने उस विद्रोह को दबाया और उसको कैप्चर करके अकबर के सामने लाया। अकबर ने उनको कारागार में डाल दिया। महामंगा ने कहा कि भाई देखो, ये अब बिगड़ गया था, अब कुछ नहीं करेगा, इसको छोड़ दो। तुमको मैंने जो है इतना पाला पोसा है, तुमको मैंने खिलाया है। अकबर अकबर महामंगा की बात में कहे कि ठीक है, मैं इनको छोड़ दे रहा हूं। तो उनको छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि आदम खान को जब छोड़ दिया जाता है, तो ये जाकर के वजीर को, जो कार्यवाहक वजीर थे, उसकी हत्या कर देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि अब मैं वजीर हूं। भाई राजा से पहले पूछ तो लो कि वजीर तुमको बनाना चाहता भी है कि नहीं बनाना चाहता। उसने तुम्हें छोड़ दिया है जिंदगी, यही बहुत बड़ी बात थी, कारागार में डाल दिया था। अब तुमको, क्योंकि दरअसल क्या था कि अकबर ने जब उनको जेल से छोड़ा तो थोड़ा अकबर इमोशनल हो गया था महामंगा की बातों में आकर के, गले वले लगा लिया था कि हम तुम भाई। स्थिति का दिमाग खराब हो गया आदम खान का। तो जाकर के वजीर की हत्या कर दिया और कहा कि अब से मैं वजीर हूं। अकबर इससे क्रोधित हुआ, इनको कैप्चर किया गया और इनको क्या किया, एकदम किले के ऊपर से इनको नीचे फेंकवा दिया। और यहां से फिर इनकी, आदम खान की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से उज्बेकों ने भी विद्रोह किया था। ये वाली टॉपिक ज्यादा पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। तो 1561 में, 1565 में दो बार उज्बेकों ने विद्रोह किया था। फाइनली 1567 में उज्बेकों को पराजित करके अकबर ने अपना दबदबा कायम किया। इसी तरह से तैमूरिद वंश के मिर्जा हाकिम, है ना, सॉरी, मिर्जा लोग थे, है ना, उन्होंने भी विद्रोह किया, उनको भी विद्रोह को दबाया गया। अकबर के सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम, इन्होंने, सॉरी, मिर्जा हाकिम, इन्होंने काबुल और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। और इन जो उज्बेक लोग विद्रोह किए थे वो इन्हीं के उकसाने पर विद्रोह किए थे। तो मिर्जा हाकिम की संलिप्तता जब उज्बेकों के साथ पाई गई, तो इनके ऊपर भी बैरम खान ने आक्रमण किया 1581 में, चढ़ाई कर दिया। फाइनली मिर्जा हाकिम पराजित हुए, इनको अरेस्ट करके कारागार में डाल दिया गया और अकबर इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। ये तो छोटे मोटी बातें हो रही थी अभी तक, जो छोटे मोटे विद्रोह थे जिनको दबाया जा रहा है। अब होंगी तगड़ी वाली लड़ाइयां, जो पेपर में पूछी जाती है। अभी ये जो बीच में मैंने बताया, ये पेपर में बहुत, मतलब अभी तक 10 साल में तो नहीं पूछा गया, ठीक है। आप जो बताएंगे वो एकदम इंपॉर्टेंट है, उस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि ये विद्रोह का दमन नहीं है कोई छोटा, ये एक लंबा चौड़ा संघर्ष है। और जिसमें
शहादतें हुई हैं और तगड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और यादगार लड़ाइयां हुई हैं। ये अकबर की जो ये लड़ाइयां मैं अब बताऊंगा, वो यादगार लड़ाइयां हुई हैं। इनमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाज बहादुर के साथ युद्ध, मालवा का युद्ध। तो पहली हेडिंग आप लोग नोट्स साथ साथ भी बनाते चलो तो अच्छी बात होगी। और इन्हीं युद्धों से अकबर के साम्राज्य का विस्तार भी होता है। इस साम्राज्य विस्तार में अकबर के दो प्रमुख सेनापतियों की भूमिका रही है, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें, है ना। जिसमें पहला युद्ध है बैटल ऑफ मालवा, इसको कह लो मालवा का युद्ध। बाज बहादुर जो कि मांडू के राजा थे, मालवा में वहां की राजधानी मांडू थी, है ना। मंडपम मंदिर, है ना, उसका छोटा नाम है मांडू। बाज बहादुर आर्किटेक्चर प्रिय थे और भारत में संगमरमर का प्रयोग करके स्थापत्य बनवाने का कार्य इन्होंने शुरू किया था। शाहजहां पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने संगमरमर का इस्तेमाल किया था, बाज बहादुर थे जिन्होंने पहले संगमरमर का इस्तेमाल किया था। ये बात नोट कर लो। मांडू ने इन्होंने अपनी प्रेमिका रूपमती, इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है। रूपमती का महल इन्होंने संगमरमर से बनवाया था अपनी प्रेमिका के लिए, जीते जी। शाहजहां ने तो अपनी पत्नी के मरने के बाद ताजमहल का निर्माण करवाया था। और सुनो, शाहजहां को ये आइडिया कहां से आया? शाहजहां तो अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप था। उसको ये आइडिया कहां से आया कि अगर तुमको अपनी प्रेमिका के लिए कुछ करना है तो उसके लिए संगमरमर का कुछ बनवाओ। ये आइडिया इसको बाज बहादुर से आया था और बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रूपमती के लिए रूपमती का महल बनवाया था और बाज बहादुर ने अपना भी उसी के साथ बनवाया था। तो वो उसको तुड़वा करके ही उसी के मटेरियल से शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। मतलब आइडिया ही नहीं कॉपी किया था शाहजहां ने, मटेरियल भी, पैसा कहां से लगा, मटेरियल भी ताजमहल क्या बाज बहादुर का जो बनाया था स्थापत्य उसको तुड़वा करके प्राप्त हुआ था। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब यूपीएससी की तैयारी करोगे सही से तब ये बात पता चलेगी कि शाहजहां ने ताजमहल, हो सकता है आगे पूछा भी जाए क्वेश्चन में कि कहां से आया था वो मटेरियल। तो जो बातें वहां पर शाहजहां ने लिखवाया है, कुछ बातें की हैं, हम बताया कि ये तो मकरान से लाए हैं, सब झूठ बात है। मांडू से आया था मटेरियल। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी मध्यकालीन की सबसे मतलब मजबूत प्रेम कहानियों में से एक है। रानी रूपमती मांडू में एक गायिका थी, गाना वाना गाती थी। बाज बहादुर खेलने निकले शिकार और इन्होंने इनको गाते हुए देखा। इन्होंने रूपमती से कहा, रूपमती तुम तो बहुत अच्छा गाती हो और ऊपर से तुम सुंदर भी बहुत ज्यादा हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम रोज मुझे गाना सुनाओ। अब डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि तुम हमसे शादी कर लो, कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे रोज गाना सुनाओ, हम आपको रोज इनाम दें। तो कही ये तो तभी संभव है कि जब हम चले वहां मांडू। कहे हाँ तुम चलो मांडू और हम तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। अब रानी रूपमती को चाहता तो जबरन उठा ले जाता, भाई राजा है मांडू का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
रानी रूपमती ने कहा कि देखो भाई, हमारे साथ कोई गलत हरकत मत करना, गाना ही सुनने के लिए ले जा रहे हो ना। उसने कहा नहीं, दिल तो तुम्हारे पर आ गया है, लेकिन हम, जब आप मुझे एक्सेप्ट करोगी तभी हम शादी करेंगे। रूपमती ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो है, हम तुम्हें रिझाएंगे, तुम जब रीझ जाना, हमारा प्यार दे करके तुम रीझ जाना, तब हम शादी करेंगे। रूपमती ने कहा ठीक है। अब रूपमती को लेकर के आया, तो इन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन किए जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे रानी, इन्होंने अपनी अपने प्यार के लिए क्या क्या बनवाया। इन्होंने बनाया रानी रूपमती का किला, का महल, रूपमती का, मांडू में ही सब बन रहा है महल, जिसमें जो मेन बिल्डिंग थी, बाकी बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी थी, मेन जो कॉम्प्लेक्स था अंदर का, क्योंकि रानी रूपमती संगमरमर जैसी कहता था ये, तो संगमरमर से बनवाया। ये है पहला संगमरमर का काम जो भारत में हो रहा है भाई। यहां से संगमरमर का प्रयोग शुरू हो रहा है मॉन्यूमेंट्स में, रानी रूपमती का महल। और उसी के ठीक सामने, उससे ऊंचा, अब चाहता तो अपने महल में रख सकता था, रूपमती क्या ही करती, लेकिन क्योंकि रूपमती को प्रॉमिस किया था कि तुम, जब तुम रीझ जाओगी मेरे प्यार से तब हम शादी करेंगे, रूपमती ने कहा ठीक है, तुम मुझे रिझाओ। तो उसी के बगल कि रूपमती गाना गावे तो यहाँ उस बगल में सुनाई देवे, और अपना महल बनवाया था इसने, अपने महल के सामने ही रूपमती का महल बनवाया था। यहाँ पर इसने अपना महल बनवाया था, बाज बहादुर का महल, बाज बहादुर का महल। और यही खड़ा हो करके, है ना, ये दूरबीन से अपना ऊंचा बनवाया था, उनका थोड़ा नीचा बनवाया था, वहां से देखे, है ना, और वहीं खड़े होकर के दूरबीन से रूपमती को देखता रहता था, है ना। और उसके बाद गाने गाता था रोज रोज। वो गाना जानते हो कहाँ से आ रहा था? मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता। ये गाना बाज बहादुर ने रूपमती के लिए गाया था पहली बार। मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। और वहां से देख कर जो है रूपमती बार बार पर्दा ढांक देती थी, है ना, मतलब इठलाती थी। और यही कहानी ये करते करते पूरा साल बीत गया। रानी रूपमती रिझवे ना कर रही हैं, है ना, इधर से रोज जो है गुलाब में पत्र भिजवा रहे हैं आई लव यू वाला, उधर तो कुछ आवे नहीं किया। और रानी रूपमती भी प्यार कर रही है इससे, ये देख लो। ठीक है, मतलब पोस्ट लाइक कर रही है, लेकिन रानीमती रूपमती इनका, है ना, लेकिन इसका जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब सोचो क्या चल रही है इसके। तो ये चल रहा है अभी फिलहाल। अब इसने रानी रूपमती के लिए एक और मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया, जो अलग पेपर में पूछा जाता है। एमपी में समझ लो बहुत बेहतरीन एक स्नानागार, रीवा कुंड, रीवा, रीवा कुंड। रानी रूपमती का घर जो था वो रीवा नदी के किनारे था, जहां से इनको लेके आया था। और रूपमती को जब इसने कहा कि तुम चलो मांडू, तो रानी रूपमती ने कहा कि भाई देखो, हम इस रीवा नदी का रोज यहाँ हम आते हैं और इसी नदी पे नहाते हैं, हमारी आस्था है, हम इसी नदी में नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हमको अच्छा लगता है, इस नदी से हमको प्रेम है। वहां चले जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो इसने प्रॉमिस किया था कि तुम चलो, रीवा नदी को तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, वहां महल में तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा। इन्होंने कहा फिर नदी कहां से लाओगे? इन्होंने कहा कि मैं रीवा नदी को तुम्हारे महल से बहाऊंगा। ये होता प्यार बच्चों, देखो, है ना। बाज बहादुर कितना प्यारा आदमी था, प्यार से भरा आदमी था। तो इसने क्या किया, रीवा नदी से अंडरग्राउंड टनल खुदवाया।
जो आकर के रानी रूपमती के महल में खुलती थी, और उसका पानी एक झील बनवाया इसने, रीवा कुंड, स्नानागार, स्नानागार बनवाया, उसमें जाता था, और उसमें महारानी रूप मतलब रानी रूपमती नहाती थी। तो यहां पर तो इनकी लाइफ स्टाइल देख लो कि बाज बहादुर इसी सब में लगे हुए हैं, सारा काम धाम छोड़ करके, है ना। गाना गाने में मेरे सामने वाली, वो उनको नैन मटक्का चल रहा है, यही चल रहा है। और इधर अब देखो, कहते हैं हर पिक्चर में एक विलन होता है, तो इनकी पिक्चर में भी विलन है अकबर। अकबर को पता चला कि मालवा तो बहुत फर्टाइल एरिया है, वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, तो मालवा पर कब्जा करना चाहिए। तो दूसरा चीज अकबर को पता चला कि वहां पर जो जो राजा हैं एक गायिका के ऊपर मोहित हैं, रूपमती। अकबर ने कहा, मालवा पर अटैक करने के लिए अकबर ने आदम खान को भेजा था। बैरम खान के अलावा इनके दूसरे सेनापति आदम खान थे, इनको भेजा। बैरम खान के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उनका क्या हुआ। बैरम खान अकबर के ऊपर अपना एक तरह से एकाधिकार समझने लगे थे, अकबर को दबाए पड़े थे, मतलब कि बैरम खान ने अकबर को ऐसे बैठाया था कि हम जो कहेंगे तुम वो करना। और इस तरह से अकबर उनको बैठा करके सारा प्रशासन अपने हाथ में लिया हुआ था। अकबर को जब धीरे धीरे समझ में आया, और भी जो मंत्री मैनेजर थे वो अकबर को समझाना शुरू किए कि ये तो बैरम खान पूरा तरह से आपको कैप्चर करके रखा, ऐसा लगता लगता ही नहीं है कि राजा आप हो, लगता है कि राजा बैरम खान। इससे अकबर ने टेस्टिंग किया, एक आध दो बात अकबर ने कही अपनी, जिसको बैरम खान ने कहा नहीं सम्राट, ये नहीं, ये ठीक है। तो अकबर ने क्रोधित होकर के बैरम खान को देश निकाला दे दिया, कहा कि तुम चले जाओ मेरे राज्य से, तुम मेरा मिस यूज कर रहे हो, राजा मैं हूं, मेरी बात नहीं सुनोगे। तो जिस बंदे ने उनको गद्दी पर बैठाया, पूरा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा उनके लिए, इन्होंने उसको हटा दिया और देश निकाला दे दिया, कहा कि तुम यहां से भाग जाओ। उसने कहा कहाँ चले जाऊं, तो कहा तुम मक्का चले जाओ, सन्यास ले लो, और मक्का जाने के लिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, एक घोड़ा थोड़ा सा पैसा एक उसमें दे करके कहा कि तुम भाग जाओ तुरंत यहाँ से। अब बैरम खान रोता गाता निकल जा रहा था मक्का, और मक्का जा रहा था, मक्का जाते समय रास्ते में पड़ा काबुल, और वहां पर, सॉरी लाहौर, लाहौर पर बैरम खान ने पहले आक्रमण किया था। तो जब लाहौर से गुजरा तो देखा कि तो बैरम खान आ रहा है, तो वहां के लोगों ने इसको पीट पीट करके मार डाला, तो रास्ते में ही बैरम खान मर गया। और उसके बाद इनका जो मुख्य सेनापति बना था वो था आदम खान, और आदम खान को मालवा के टास्क पर अकबर ने भेजा। आदम खान ने आक्रमण किया और पूरा मालवा तबाह कर दिया। बाज बहादुर वीरता से लड़े लेकिन पराजित हुए, भाग गए। जब भाग गए वो बाज बहादुर वहां, तो इधर आकर के उसने रूपमती को कैप्चर करने का प्रयास किया कि ले जाएंगे, अकबर को भेंट कर देंगे। जब मुगलिया सेना रूपमती की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो रूपमती ने एक प्रेम पत्र लिखा, और उसमें बकायदा ना अपने खून से, और उसमें लिखा कि बाज बहादुर हम तुमसे प्यार करते हैं, मतलब अब, है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और अपनी एक सेविका को दिया कि बाज बहादुर कहीं भाग गए हैं, जंगलों में होंगे, तुम उनको ढूंढ करके ये दे देना, उनको अच्छा लगेगा।
वो बता देना कि मैं उनकी थी, उनकी रहूंगी, और ये जो पकड़ने आ रहे हैं जो ये सब अकबर अकबर, मैं उनके हाथ नहीं आऊंगी। अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, हमारा प्यार जिंदा रहेगा, ऐसे डायलॉग वायलॉग लिख करके अपने खून से रूपमती ने बाज बहादुर के लिए भिजवा दिया। और रानी रूपमती ने जहर खा लिया, मर गई। जब आजम खान उनके पास पहुंचे तो रूपमती की केवल लाश जिंदा थी बस, है ना। देखो एक प्रेम कहानी कैसे खत्म हो गया। उसके बाद बदला लेने के लिए बाज बहादुर ने फिर से अपनी सेना वेना, प्यार का बदला लेंगे। फिर से उसने सेना वेना इकट्ठा किया, मांडू के किले पर आक्रमण किया, फिर से किला कब्जा करने में सफल रहा। फिर से उधर से मुगल सेना ने आक्रमण किया, फिर हार गया, फिर भाग गया। यही सब कर रहा था गुरिल्ला युद्ध करके। जंगल में भाग जाता था, फिर सेना इकट्ठा करता था, फिर आता था किले पर आक्रमण करता था, फिर किला कुछ दिन के लिए जीत लेता था, फिर से मुगल सेना आती थी, फिर उसको कब्जे में ले लेती थी। फाइनली वो भाग गया था जंगलों में। बाज बहादुर के लिए उस अकबर ने एक मैसेज भिजवाया, कहा कि देखो भाई बाज बहादुर, तुम हो वाकई बहुत बहादुर, है ना। तुम्हारी प्रेमिका मारी गई, उसका मुझे बहुत दुख है। दुख इस बात के लिए है कि मेरे हाथ नहीं आई, न तुम्हारे ही हाथ आई, न हमारे ही हाथ आई, हम दोनों की कहानी एक जैसे समझ लो, है ना। तो ऐसा है भाई बाज बहादुर, तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो मैं तुमको मालवा का गवर्नर भी बना दूंगा, जहां के तुम राजा थे। अब मेरे अधीन सारा काम करो, टैक्स वैक्स वसूल करके दो, क्या लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं पड़ा है, आराम से तुम रहो, दूसरी रूपमती ढूंढ लेना, है ना। जो वो सब बना हुआ हमने तोड़वाया था, है नहीं, रूपमती का पवेलियन, तो बस तुम वहां पर नेम प्लेट हटा देना रूपमती वाला, और वहां किसी दूसरे की चस्पा कर देना, जिसका भी लेके आना तुम ढूंढ करके कोई, है ना। और तुमको ना मिले तो बताना, हमारे हरम में, शाही हरम में बहुत है, तुम यहाँ से ले जाना। लेकिन भाई रोना आना मत, तुम मेरा अधीनता स्वीकार कर लो, है ना, प्रेमिका तुमको हम देंगे। बाज बहादुर ने कहा कि हाँ ठीक है, तब तो ठीक है भाई, है ना। तो बाज बहादुर ने फाइनली 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। इनको मांडू का गवर्नर बना दिया कि ठीक है तुम वहां से टैक्स वसूलोगे, और मनसबदार बना लिया कि तुम राजस्व वसूल करके हमको दोगे। इस तरह से मांडू का मामला समाप्त हो जाता है। अब इस युद्ध में, इस कहानी से तुम लोगों ने क्या समझा, थोड़ा सा बताने का प्रयास करो, हाँ? कोई है जो कुछ बोलना चाहता है इस बैटल के बारे में, कुछ खास बात, अकबर के चरित्र चित्रण, बाज बहादुर के चरित्र चित्रण पर कुछ बोलना चाहो? क्यों पलक, बाज बहादुर कैसा आदमी था, बताओ। सर हमारे सर हमारे ख्याल से तो कायर था, उसको आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए ना। पालक की बात से कितने लोग सहमत हैं कि आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए था? कोई है जो पलक की बात से सहमत है? करिश्मा तुम बताओ जरा। अफरोज, क्या नाम है इसका, अफरोज अब्दुल, हो क्लास में? जी सर। तुम बताओ बड़ा, बाज बहादुर कैसा आदमी है? बाज बहादुर के बारे में कुछ बताइए, क्लास तो सुन रहे थे कि नहीं? जी सर, सुन ही रहा था। तो बाज बहादुर के बारे में कुछ बोलो, दो चार लाइन, तो समझे कि तुम कुछ सुन रहे थे। नहीं सुने अभी ढंग से लगता है, चलो दूसरे किसी से पूछते हैं। विवेक, बताओ भाई। सर बाज बहादुर आर्ट और उन सब आर्ट और कल्चर इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा सा मतलब
अरे वो थे, बट हमको लग रहा है सर प्रशासन इनका बहुत बढ़िया वो सब नहीं था, मतलब उसमें ढिलाई थी इनके अंदर। मतलब एक कुशल जो कहते हैं ना, ये मतलब राजा के गुण होने चाहिए, जो थोड़ा सा चैतन्य होना चाहिए जिस तरह से। और दूसरा सर, अब उनकी मजबूरी भी एक ये हो जाती है कि सर मुगल साम्राज्य चूंकि काफी बड़ा वो उसका था, हम्म। मतलब उनका काफी बड़ा क्षेत्र था, और सीधी सी बात है कि सेना और अ, मतलब जो सैन्य संसाधन है उनमें जो है सर अकबर की स्थिति इनसे जो है बहुत बेहतर रही होगी। हाँ वो तो थी। लेकिन सर थोड़ी बहुत लापरवाही है इनकी, मतलब वो मतलब एक ये देखो, शासक शासक के रूप में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं सर, शब्द नहीं याद आ रहा है। देखो इनको लबेरिया हो गया था, है ना। थोड़ा लापरवाह टाइप के सर, ऐसे ही अपने आप हो कुछ जाता है, एक ऐसी बीमारी की फिर कहाँ ध्यान लगेगा प्रशासन में, है ना। और जो बैठ करके दूरबीन लिए रात दिन वहाँ देखे पड़ा रूपमती, है ना, कि रूपमती क्या कर रही है। तो ऐसा आदमी का प्रशासन कर रहा होगा। हम्म। पर ऑलराउंडर होना चाहिए, वो एक राजा था तो उसको हर एक चीज में ध्यान देना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है, सेनाएं कैसी हैं, सब कुछ राज्य का भी काम सही साथ हो रहा है या नहीं। हम्म। तो गाने सुनने में लगे हुए हैं कि तो सर होता क्या है कि हाँ। कह रहा हूँ सर मतलब राज्य के जो मतलब बहुत छोटे से अंग होते हैं, हम्म। लेकिन देखा जाए तो मतलब आजकल की परिस्थितियों में भी काम है और पहले भी काफी काम रहा होगा। हम्म। तो जब एक सैनिक और उनके सबके लिए जो है मतलब इतनी व्यस्तता रहती रही होगी, तो राजा के लिए तो बहुत ही ज्यादा रहता रहा होगा। बहुत काम रहता है। और राजा उन सब चीजों में अपना समय जो है सर, भाई कोई भी इंसान है सर जो है 8 से 10 घंटे, 6 7 घंटे 8 घंटे तो आराम करेगा। अब हम्म। 24 घंटे में बचे 12 घंटे, उसमें 6 7 8 घंटे मनोरंजन में निकल गए, तो फिर बचा क्या जो है। हाँ। तो भाई देखो, यहाँ पर एक चीज देखा जाए कि बाज बहादुर ने आर्किटेक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया। मालवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाज बहादुर की देन है। भारत में स्थापत्य में संगमरमर का प्रयोग, भले लबेरिया का परिणाम था इसका कि तुम रूपमती संगमरमर जैसी हो तो मैं तुम्हारे लिए संगमरमर, लेकिन इससे कुछ इन्वेंट तो हुआ कि संगमरमर के भवन इस तरह के बनाए जाएं। आज भी तुम जाओ ताजमहल जब छूना तो वो शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी नहीं है, उसमें बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम को तुम स्पर्श करोगे, क्योंकि वो ओरिजिनली वो स्टोन वहां लगे हुए थे। दूसरी चीज, ये प्रशासन के तौर पर कमजोर आदमी था। डिफेंस इसका बहुत खराब था, लेकिन इसने अपने राज्य को कब्जे में लेने के प्रयास किया। किला जीत लिया था, लेकिन दोबारा से 1562 में अब्दुल खान ने आकर के फिर से इससे सब कुछ छीन लिया। फाइनली हार ही गया ये। 1570 में पकड़ा गया ये जंगल में, वहां से पकड़ के लाया गया अकबर के सामने पेश किया गया। इसने कहा हम अधीनता स्वीकार करते हैं। अगर अधीनता नहीं स्वीकार करता तो अकबर मुंडी ही उड़वा देता। तो जान है तो जहान है। ठीक किया फिलहाल उसने वहां पर कि आत्मसमर्पण कर दिया। भाई अब्दुल्ला खान गर्दन पे तलवार रखे है इससे, है ना, और बेड़ियां बंधी हुई हैं, सम्राट अकबर के सामने ऐसे बैठा। अकबर पूछ रहा है मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तुमको मैं वहां मालवा में जहां तुम राजा थे वहां गवर्नर बना दूंगा, मनसबदार बना दूंगा अपनी सेना में। हाँ, तुम जो है सरकारी नौकरी पा जाओगे बढ़िया वाली, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या करेगा आदमी भाई, है ना। पलट वेद कहेगा ठीक है सम्राट, ठीक है। तुम होते तो क्या करती बताओ। कहते नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी रूपमती मारी गई, है ना। ऐसा माहौल नहीं था उस समय। एक बंधा हुआ बेड़ियों से आदमी जिसके खोपड़े पे तलवार लेकर के अब्दुल्ला खान खड़ा हो, और उसके मुंह से नहीं निकलेगा कि नहीं मैं तुमने मेरी रूपमती को मारा, ऐसा हिम्मत नहीं बढ़ती उस समय यही नहीं, हो। उतनी समय तो हमें जो वो करना चाहिए जो वो बोल रहा है, उसके हाँ में हाँ भरना चाहिए। बट अपना वो फोकस नहीं भूलना चाहिए ना कि हमारा क्या क्या उसने छीना है, हम ऐसे कैसे किसी का वो कर लें।
उसने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी हम उसी के अधीन में जा रहे हैं। हाँ, होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर का जो वो सब है, हाँ, वो सब रहना चाहिए ना। ये इतना सब बात, कुछ हमारा छीन गया है, और ये फिर भी हम उसी। सही कहा पलट। इनको बाद में विद्रोह वगैरह करना चाहिए था कि हम लोगों को आगे का फिर से एक बार पढ़ने को मिले बाज बहादुर। बाज बहादुर ने कांस्पिरेसी की षड्यंत्र करके सम्राट अकबर को मौका पा करके सोते समय तलवार ठोक दिया, है ना। ये करना चाहिए था, या कुछ तो करना चाहिए था। बाद में इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए होते। आगे तुम कहीं बाज बहादुर पढ़ने को नहीं पाओगे। यानी बाज बहादुर बहादुर नहीं था फाइनली। ठीक है, एक अच्छा प्रेमी था। अच्छा प्रेमी भी नहीं था, तुम शादी भी नहीं कर पाए, उसको डायरेक्ट प्रपोज भी नहीं मार पाए हैं। ये क्या खेल रहे हो चिट्ठी चिट्ठी। वही बगल में तुम किले महल बनवा करके शादी कर लेते, कम से कम वो एक काम तो तुम सही कर लेते पूरा। खैर, दूसरी कहानी, गढ़कटंगा की लड़ाई। यहां पर आप महारानी, राजकुमारी थी, बाद में रानी हो गई थी, रानी दुर्गावती, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे। एमपी में जबलपुर की रानी, इनके नाम पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुत ही प्यारी सी एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। कितने लोग हैं इस विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं पहले? नहीं। इनके नाम से बहुत कुछ जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। पार्क है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है ना। रानी दुर्गावती, कोई ना, आप जबलपुर, एमपी। वहीं पर है गढ़कटंगा। नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास। यहाँ की जो राजधानी थी चौरागढ़, गढ़कटंगा वहीं पर है। यहाँ के जो 15वीं शताब्दी के राजा थे, उनका नाम था अमन दास। और गुजरात के बहादुर शाह जो रूलर थे, हुमायूं के कट्टर दुश्मन, उन्होंने जब रायसेन पर आक्रमण किया था, एमपी का रायसेन, तो उस युद्ध में इन्होंने सहायता भी किया था, और उन्हें संग्राम शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अमन दास के लड़के का शादी राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। यानी ये चौरागढ़ की राजकुमारी थी, या जबलपुर की राजकुमारी, सॉरी, जबलपुर की रानी कह लो, जो भी कह लो। तो एक और गवर्नर था अकबर का, जिसका नाम था आसफ खान। आपको गवर्नर का नाम हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि अकबर से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें इस तरह से कि कौन सी वाली लड़ाई का नेतृत्व किस गवर्नर ने किया है, ऐसे करके यूपीएससी ने एक बड़ा गहरा क्वेश्चन बनाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे मिलान करेंगे, किससे मिलाएंगे सेनापति, किससे मिलाएंगे? अरे पानीपत का द्वितीय युद्ध में सेनापति कौन था? तुम लोग बोलते बोलते नहीं हो, पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? बैरम बैरम जी थे सर। अब तुरंत बोलो कि हम मुंह लिए बैठे रहते हो। हाँ, बैरम खान से मिलाएंगे। फिर मालवा का युद्ध कौन से सेनापति से मिलाएंगे? सर वो बैरम खां के बाद आदम खां, ये क्या हाँ, नाम। आगम खान से मिलाएंगे। अब फिर यहाँ चौरागढ़, या जो पेपर में पूछा जाता है चौरागढ़ नहीं पूछा जाता है, ये गढ़कटंगा पूछा जाता है।
कटंगा घाटी है, कटंगा वैली है। कटंगा वैली सेपरेट करती है जो सतपुड़ा की कैमूर पर्वतमाला को, कैमूर पर्वतमाला और ये भंडेर पर्वतमाला, नर्मदा की दो पर्वतमालाएं हैं, उनको अलग करती है कटंगा घाटी। तो वहीं पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसे कहा जाता है। और वहीं पर एक किला भी था, गढ़ कटंगा, कटंगा का गढ़। तो यहां पर असफ खान को भेजा गया था, इसने आक्रमण किया था। ये बहुत कमजोर थे जो राजकुमार थे, वो तो मारे गए तुरंत ही युद्ध में। लेकिन रानी दुर्गावती ने हथियार नहीं डाला, इन्होंने कमर कस लिया, तलवार उठा लिया, बड़ी वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ती रही। ये घायल भी हो गई, उसके बावजूद भी दूसरे दिन युद्ध में गई। इनके सहयोगी को जो है पैसा रुपया दे करके, और कि ये अगर रानी मर जाएंगी तो हम तुमको मुख्य सेनापति बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, कह करके इनके सेनापति को भी, इनके प्रधानमंत्री को भी अकबर ने पैसे की पावर से खरीद लिया। और उन्होंने इनके साथ विद्रोह कर दिया, ऐन मौके पर विद्रोह कर दिया रानी के साथ। और रानी अकेली पड़ गई, लेकिन तब भी ये नहीं रुकी, युद्ध करती रही। और जब ये पकड़ी जाने वाली थी कि मुगल सेना इनको कैप्चर कर लेता, इन्होंने मुगलों के जो है कारागार से अच्छा स्वतंत्र रहते हुए मृत्यु का वर्ण करना उचित समझा। और इन्होंने खुद को ही चाकू, खंजर था, खंजर, चाकू नहीं तो खंजर होता है, खुद के पेट में खंजर मार लिया और आत्महत्या कर लिया। इस तरह से वीर गति को प्राप्त हुई। कहाँ वो बाज बहादुर, क्योंकि पकड़ी जाती तो इनके पास भी ऑफर आता। अकबर कहता कि तुम हमसे शादी कर लो, है ना, और हम, और फिर तुमको क्या, फिर तो तुमको जो है केवल जबलपुर ही नहीं, पूरा मुगल साम्राज्य मिल जाएगा, है। इनको ऑफर करता अकबर, क्योंकि इस तरह का मेंटेलिटी का अकबर था, इसलिए मैं बता रहा हूं। रूपमती के मरने पर केवल बाज बहादुर ही नहीं दुखी हुआ था, अकबर भी रोया था। ठीक है, खैर। तो लेकिन रूपमती एक गौरवशाली महिला थी। वो जानती थी कि अकबर दुष्ट प्रवृत्ति का है और मुझे ऑफर भी दे सकता है, लेकिन इनके अंदर अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना बड़ा था, ना कि वहां अकबर से शादी कर लें, या अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, या अकबर का गवर्नर बन जावें, या अकबर की मनसबदार बन जावें। इनको स्वतंत्र रहते हुए अपने कुल के गौरव की रक्षा करते हुए जान देना सबसे सही लगा, और ये इनका सही निर्णय था। इन्होंने अपनी साख बचाया, अपने कुल की गरिमा को बचाया। आज अभी जब तुम बाज बहादुर पढ़ के लास्ट में जब खत्म हुआ बाज बहादुर वाला चैप्टर, तो तुम्हारे अंदर क्या फील आया था और बाज बहादुर के लिए, और अभी जब ये खत्म हो रहा है तो दुर्गावती के लिए तुम्हें क्या फील आ रहा है? दोनों में बहुत अंतर होगा। एक के लिए तुम्हें कायरता दिखाई दे रही होगी भरी हुई, और एक के लिए तुम्हें समर्पण, बलिदान, अपने कुल के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। एक सम्मान तुम्हें वो बहादुर उसके बाज बहादुर के लिए तुम्हें सम्मान नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, लेकिन तुम्हें दुर्गावती के लिए सम्मान भर भर के अंदर हृदय में आ रहा होगा। बताओ बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों पलट? यस सर। दुर्गावती का चित्रण किया जाए तो क्या कहोगी? सर बहुत ही साहसी और बहादुर महिला, और वीरांगना थी। वीरांगना थी ये थी वीरांगना, रानी दुर्गावती। इन्होंने अपना खून बहा दिया, लेकिन
अधीनता नहीं स्वीकार की मुगलों की। यस। यस। जब अकबर को ये पता चला कि रानी इतना बहादुरी से लड़ी और मर गई, तो हाँ, ये जो असफ खान थे, लूट का सारा पैसा इन्होंने अपने पास ही रख लिया था। बहुत थोड़ा पैसा इन्होंने अकबर के पास भेजा था। इसने चालाकी किया असफ खान ने। जब अकबर को पता चला कि वो रानी इस तरह से बलिदान दे दी, और असफ खान ने पैसा भी काफी अपने पास रख लिया, तो अकबर ने सोचा कुछ। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, रानी बहुत बहादुर थी, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ा, और मैं इस वीरांगना का सम्मान करता हूं। और उन्होंने जो संग्राम शाह के छोटे भाई थे, उनको, चंद्र शाह को, गढ़कटंगा का राज्य वापस सौंप दिया। और असफ खान को कहा कि तुम जो पैसा अपने पास रखे हो सब वापस कर दो। तो इस तरह से यहां वाली बात फाइनली खत्म हो गई। अब आता है अगली लड़ाई, राजपूताना से महाराणा प्रताप, है ना, चित्तौड़ के शेर, इनके साथ जो संघर्ष हुआ, तो आप लोग जानते होंगे। एक तो पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं में एक रहा था, कविता पढ़े होंगे, चेतक। कितने कितने पढ़ी है, हैंड रेज करो, तो इससे पता चलेगा तुम लोग 9वीं 10वीं पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े। कौन सा था, कौन सा था भाई? इनके पास दो घोड़े और एक हाथी थे, खतरनाक टाइप के, मतलब बहुत कर्रे लड़ाका। हाथी का नाम था रामदास, और घोड़ों, दो घोड़े थे इनके खासम खास। घोड़ों का नाम बताओ। चेतक और सर दूसरे का नाम भूल गए। बादल। बादल, हाँ सर। और हाथी का नाम था रामदास। उत्तर और मध्य भारत पर अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद अकबर राजपूताना यानी राजस्थान की ओर रुख करता है। और राजपूताना कोई छोटा मोटा एरिया तो था नहीं, बहुत मजबूत। राणा सांगा जैसे राजा जहां पर शासन किए हों, बहुत मजबूत। 1561 में अकबर के ने राजपूताना को जीतने का अभियान शुरू किया। उसने राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए बल प्रयोग और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। ऑफर भेजता था, ऐसा है तुम अपनी बिटिया का या अपनी बहन का हमसे शादी कर दो, तो हम तुमको मनसबदार बना देंगे। बहुत से लोगों ने माना भी, जैसे अम्बेर के राजा, राजपूताना ही राजपूत थे ही। अम्बेर, अम्बेर के राजा थे भरमाल या भारमल। इनकी बेटी हीर कुमारी, और इनका भाई था, और लड़के यानी भरमाल का लड़का का नाम था मानसिंह। नहीं नहीं नहीं, भरमाल का लड़का था, हाँ ठीक है। तो हीर कुमारी से अकबर ने ऑफर किया था कि भाई भरमाल, या तो तुम हमसे लड़ो, या तो तुम हमसे लड़ो, या फिर हथियार डाल दो, अपनी जो है
बेटी से हमारी शादी करा दो। तो हीर कुमारी से शादी कर लिए थे, जिनको कहते जोधा। ये नाम कहीं उल्लिखित नहीं है, जोधा। ये सब जो है एक मूवी आई थी, है ना, उसमें फेमस किया था। बाकी जोधा ओधा नहीं, हीर कुमारी इनका असली नाम था। बहुत समय तक ये भी अकबर को एक्सेप्ट नहीं की थी। इन्होंने अपनी शर्तें रखी थी कि मैं कृष्ण जी की पूजा करूंगी, तो उन्होंने, अकबर ने इनके महल के अंदर कृष्ण जी की, मतलब बाज बहादुर से कुछ तो सीखे थे अकबर। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम हमको एक्सेप्ट नहीं करोगी, है ना, हम तुमको एकदम आजादी देंगे, तुमको छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। और इस तरह से काफी दिन, कुछ दिन चलता रहा। फिर बाद में दोनों लोग का मैटर सॉल्व हो गया था, है ना। मंदिर बनाने के लिए अनुमति दे दिया था इन्होंने। और जैसे बाज बहादुर ने रूपमती के लिए संगमरमर का भवन बनाया था, अकबर ने ये चीज भी सीखी। इसी तरह से फतेहपुर सीकरी में इनके लिए भी बनवाया था इसने, है ना, जोधा का महल। और अपने बेटे सलीम के लिए भी महल बनवाया था। तो ये सब चीजें कुछ तो बाज बहादुर से अकबर ने सीखा था। शादी कर लिया था। फिर भरमाल को भी मनसबदार बना दिया था, और अपनी सारे मनसबदारों में सबसे बड़ा मनसबदार, इनको भरमाल को तो 5,000 मनसब का मनसबदार बनाया था, लेकिन मान सिंह को 10,000 मनसब का मनसबदार बनाया था। ठीक है, बड़ा बड़का मंत्री बनाया था इनको अपना। सबसे बड़का मंत्री मान सिंह थे। और इस युद्ध में मान सिंह को भेजा जाएगा राणा प्रताप को हराने के लिए। याद रखना भाई ये सब। तो मान सिंह हराएंगे। हरा इस युद्ध में हार वार नहीं हुई थी किसी की। ठीक है, ये याद रखना। पहले एनसीईआरटी में था कि राणा प्रताप हार गए, बाद में इसको चेंज किया गया कि राणा प्रताप नहीं हारे। और इस युद्ध का परिणाम जो था वो था ड्रा। कोई परिणाम ही नहीं था, ये कह लो। हारे नहीं थे राणा प्रताप, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण किया ही नहीं। बाज बहादुर की तरह वो तुम्हारी पकड़ में आए ही नहीं। उन्होंने कभी अधीनता स्वीकारी ही नहीं। तो फिर हारे कहां से? बड़े ही दमदार तरीके से लड़े, कभी हार नहीं माने राणा प्रताप। चित्तौड़ द शेर। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बेटी बहन की शादी अकबर से करवा दिया, और अकबर ने बदले में उन्हें मनसबदार बना दिए। ये ऐसे ही ऑफर राणा प्रताप के पास भी आए, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार ही नहीं की। शुरुआत में अकबर नहीं थे। शुरुआत में राणा उदय सिंह चित्तौड़ के राजा थे। ये दो राजपूत थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया था। ये चीज याद रखना। दो ऐसे राजपूत थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी राजपूतों ने अकबर के साथ संधि करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये पेपर में पूछा जाता है। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन राठौर, ये दो वो वीर और साहसी राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की जो है दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। राणा उदय सिंह राणा सांगा के बेटे थे। ये वो छोटे से बच्चे थे जिसको पन्ना धाय ने अपने बच्चे का बलिदान करके, बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, पीछे कहानी मैंने सुनाया था, याद हो अगर आप लोगों को, हुमायूं के टाइम, हुमायूं वाले लेक्चर में,
कि गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण किया था। पन्ना धाय ने अपने बच्चे को वहां रख दिया, उसने उसको मार दिया समझ करके कि ये उदय सिंह है। उदय सिंह छोटे से थे, लेके भाग गई थी। वही उदय सिंह बड़े हुए तो चित्तौड़ को आजाद करा लिए थे, और उधर बहादुर शाह मारा जा चुका था गोवा में। सॉरी, वो जो पुर्तगाली लोग थे उसको पानी में ढकेल दिए थे, मार गया था बहादुर शाह। तो उधर राणा उदय सिंह चित्तौड़ को आजाद करा लिए गए थे, तब से वो वहां के राजा थे चित्तौड़ के। आगे देखते हैं। तो उदय सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वो उन्होंने कभी दास्तां नहीं स्वीकार की। उदय सिंह के मरने के बाद, है ना, राणा प्रताप लड़ते रहे, कभी भी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। 1567 में अकबर ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। उदय सिंह के सरदारों जयमल और पट्टा, ये दो सरदार थे, उदय सिंह के सेनापति थे। जयमल और पट्टा ने 1568 में 4 महीने तक मुगल सेना को रोक के रखा। इस किले में लड़ते हुए कई किसान भी शहीद हो गए। उदय सिंह को मेवाड़ की पहाड़ियों में निर्वसित कर दिया, मतलब उदय सिंह जाकर के घास की रोटी खाए, लेकिन इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार किया। उनके मरने के बाद उनके बेटे राणा प्रताप राजा बने। उन्होंने भी मुगलों को कड़ा प्रतिरोध दिया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, है ना, जून 1576